जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। यार हम लोगों ने लक्ष्य बैच में सर्कल स्टार्ट कर दिया है। ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है ये, और सर्कल का पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात किया, एक दो थ्योरम भी स्टार्ट कर दिए थे मैंने, 3-4 थ्योरम आपको पढ़ा दिए थे। अब इस वाले वीडियो में आप और सारे थ्योरम देख रहे होगे और जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो सर्किल का क्या है कि सारे के सारे थ्योरम जब आपको पता रहेंगे कहाँ पे कौन से एंगल बराबर होते हैं, कौन सा एंगल हाफ होता है, कौन सा एंगल कितना होता है, तो आपको सवाल जब आएगा तो उसमें अप्लाई कर लोगे। आप सवाल से भी सारी चीज़ों को सीखेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे वहाँ ढेर सारे सवाल लगा रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत लंबा लंबा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को पढ़ने में आसान रहे। और इस वाले लेक्चर में हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि 10 से 15 थ्योरम और सीखें। ठीक है, और जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे प्रूफ भी देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। 10 to 15 थ्योरम हम इस वाले वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी पर आप सभी लोगों को मैथ की क्लासेस कराता हूँ। फ्री क्लासेस अनअकैडमी की मैथ पर मैंने करा रखी है, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कर रहे थे। तो वहाँ पर बच्चे आप लोग मैथ की क्लासेस कर रहे हो और कंप्लीट भी लगभग हमने कर दिया है। लेकिन जो भी बच्चे अब एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मैथ और सेट कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, और आप चाह रहे हैं कि एक पेड बैच में हो जहाँ पे कंप्लीट आपको मैथ और सेट पढ़ाया जाए, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस समय आपके पास ऑफर भी चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें 20% ऑफ चल रहा है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकता है। कोड उसे यूज करना है KJF लाइव, और उसे लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना पहला थ्योरम, और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करते हैं और चीज़ों को एक बढ़िया तरीके से समझते हुए हर चीज़ को अपने माइंड में रिटेन भी करते चलेंगे। तो ये जो पहला थ्योरम आज का हम पढ़ रहे हैं, ये कहता है ना कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर का मतलब तीनों एक लाइन पर नहीं है। आपको पता है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हर एक चैप्टर कोरिलेटेड है। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ पढ़ाई हैं। ये अगर 3 पॉइंट मैंने एक ही लाइन पर बना दिए थे, क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट। अब मैंने 3 पॉइंट अलग अलग बना दिए थे, क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये कहता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ना केवल और केवल एक ही सर्किल पास होता है। और उसका कारण क्या होता है पता है? जैसे मान लीजिए आपने इसको मिला दिया और आपने इसको मिला दिया, ये दोनों कॉर्ड हो गए। अब इस कॉर्ड को क्या करोगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। सपोज यहाँ से आर्क रख के यहाँ हमारा, यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ रखा, और इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। सिमिलरली यहाँ पर एक आर्क रखा, यहाँ पे आर्क रखा, यहाँ पे कट कर लोगे, फिर ये जाकर मिल जाएंगे। अब ये जहाँ मिलेंगे, अब आपको पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर आपको एक सेंटर मिल रहा है। तो इन तीनों पॉइंट से को यूज करके आपने 2 कॉर्ड ड्रॉ किए, और केवल एक सिंगल पॉइंट, आपको 2 लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है? एक पॉइंट पर, तो एक ही सेंटर मिलेगा। तो 3 पॉइंट से आपको एक ही सेंटर मिलेंगे, अलग अलग सेंटर तो मिलेंगे नहीं। जब एक ही सेंटर मिल रहा है तो एक ही सर्किल होगा। तो यही बात होता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? प्रूफ नहीं आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए वेरी गुड। अगले नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। अब ये आपके एनसीईआरटी का है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर जैसे मान लीजिए एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया और 2 इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। मैंने कहा कि भाई ए बी जो है वो ना CD के बराबर है। मैंने कहा ए बी जो है वो CD के बराबर है। तो ये कहता है कि अगर ए बी CD के बराबर है तो सेंटर से इनकी दूरी भी, जो परपेंडिकुलर दूरी है ना, ये भी बराबर होगी। सपोज ये O है, ये L है, तो ये M होगा। तो कहता है कि अगर ए बी बराबर CD है तो भैया OL बराबर OM होगा। अब तुम्हें मैं कहूं कि भाई सेंटर से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। परपेंडिकुलर तो ये बाइसेक्टर हो जाता है, ये भी तुम्हें कल वाले क्लास में पढ़ाया था। जब ये बाइसेक्टर हो गया, अब इसको तुम मिला दो इससे, इसको तुम इससे मिला दो। अब तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल हो गए, OLB OMD। अब तुमसे मैं कहूं कि भाई साहब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर हो गए। मैं कहूं भाई ये कॉमन लाइन है, कहोगे हाँ भैया ये कॉमन, सॉरी कॉमन लाइन नहीं है। ये कहूंगे भैया LB बराबर MD होगा, कहोगे कि नहीं? ऑब्वियसली भैया, आप ही ने तो बताया कि AB बराबर CD है, तो AB/2 और CD/2 भी तो बराबर होगा, तो LB बराबर MD होगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये वाली रेडियस बराबर हो गई और ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पर? अगर ऐसा केस हो गया तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कह देंगे कि OL जो है वो OM के बराबर होगा। भाई साहब बताइए, ये OL अब OM के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हाँ भैया, डन। तो इसी प्रकार से मतलब सेंटर से लेकर यहां तक इक्वल जो कॉर्ड्स होते हैं उनकी दूरी बराबर होती है। बस इसका ध्यान रखिएगा, यूज होता है इसका यूज होता है पाइथागोरस लगाने में। ठीक, चलिए उसी का कन्वर्स है, कन्वर्स ध्यान से पढ़ेंगे। कॉर्ड ऑफ ए सर्किल दैट आर
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल। अब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी अगर बराबर है तो ये जो कॉर्ड्स दोनों होंगे ना, ये दोनों कॉर्ड बराबर होंगे। अब वही चीज यहां प्रूव कर दोगे, ये बराबर है, ये बराबर है, ये रेडियस बराबर है, ये रेडियस बराबर है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब भैया ये आरएचएस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम कह देंगे कि LA बराबर MC हो गया। अब आपको पता है कि LA जो है वो LB के बराबर होगा, MC जो है MD के बराबर, सब चारों एक दूसरे के बराबर, तो LA LB के बराबर तो ये AB के बराबर हो जाएगा, और ये CD के बराबर तो AB इक्वल टू CD के बराबर हो जाएगा। आप दिमाग में कॉन्ग्रुएंसी लगा पा रहे हो? दिमाग में देखो बच्चा, कोई भी चीज कभी रटनी नहीं चाहिए, आप अपने दिमाग में भी सॉल्व करना सीख सकते हो। जब आपके दिमाग में ट्रायंगल वाला चैप्टर फिक्स हो चुका है कि भाई कॉन्ग्रुएंसी हमें कैसे कैसे प्रूव करनी है, ट्रिपल एस से प्रूव करनी है, AS से प्रूव करनी है, SAS से प्रूव करनी है, AAS से प्रूव करनी है, RHS से प्रूव करनी है, तो वो अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो वेरी गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम, और ये बहुत अच्छा बहुत प्यारा थ्योरम है, इस पर फिक्स्ड सवाल आते हैं हर जगह। ठीक है बच्चा, चलो कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। अब देखो, इसको समझने में तुम्हें समस्या आएगी, लेकिन देखो ना इस फिगर में तुम्हें समझने में समस्या नहीं आएगी। सपोज ये तुम्हारा एक सर्कल है, ये मैंने एक आर्क ले लिया AB। अब AB का ये आर्क हो गया, तो ये वाला पार्ट, अब मैंने तुमसे कहा कि तुम इसको मिला दो। अब ये कहता है ना कि भैया ये आर्क जो इस सेंटर पर एंगल बनाएगा, इस एंगल को मान लो मैंने लिख दिया थीटा। ठीक, सिमिलरली अब यही आर्क अपने रिमेनिंग पार्ट पर एक एंगल बनाएगा, सपोज यहां। अब ये कहता है ना, अब ये कहता है कि ये वाला एंगल जो होगा वो θ/2 होगा, या फिर कह दोगे सेंटर वाला जो होगा अल्फा, जो थीटा और अल्फा में रिलेशन होगा, θ = होगा 2α। अब यही चीज तुमको सीखनी है, समझनी है, बढ़िया से एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले इस चीज को समझ लो कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ये होता है कि ये वाला एंगल जो होता है ना, इस वाले एंगल का हाफ होता है, मतलब या फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल का दुगना होता है। अब इसको प्रूव भी किया जा सकता है आसानी से, अपने दिमाग में प्रूफ बैठा लेना, ताकि कोई भी कभी पूछे तो उसे समझा सको तुम। अगर मैं तुमसे कहूं इसको मिला दूं, और मैं तुमसे कहूं कि तुम इसको क्या करो ना, अब ये हटाओ अल्फा यहां से, अब तुम इसको लिख लो 1 और 2। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये 1 एंगल हो गया, ये 2, मैंने इसको सिंपली मिला दिया। अब तुमसे मैं कहूं कि ये अगर O पॉइंट है और ये पॉइंट P है, तो OP और OA तो बराबर है, कहोगे भैया हाँ ये रेडियस है। अगर भैया ये रेडियस है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कहोगे भैया 1 होगा। सिमिलरली मैं तुमसे कहूं अगर ये 2 है, तो ये भी कहोगे कितना 2 होगा। क्यों भैया, क्योंकि OP और OB बराबर होगा। क्यों भैया, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। डन, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर मैं क्या करता हूं कि इसको भी ऐसे डिवाइड कर दिया, या सॉरी डिवाइड नहीं, जिस प्रकार से ऊपर वाली लाइन आ रही है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड नहीं, सपोज ये वाली लाइन ऐसे आ रही है, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, एक्सटेंड कर देंगे तो अब इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, इतना एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि भैया अगर ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 के बराबर होगा, 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल 1, ठीक, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2। ठीक, अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2। अब 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 था कितना, अब ये पूरा था कितना, अल्फा था, तो ये हो गया 2 अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा। क्लियर है क्या, बात समझ में आई। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यहां पर क्या पता है, इसके सेंटर और इसके यहां से रिलेशन है, और ये वाला जो पॉइंट है ना कभी भी इसी पर नहीं आएगा, ये हमेशा जो आर्क आपने यूज कर लिया है उसके अपोजिट वाले पार्ट पर आएगा। यही आपको ध्यान में रखना है रिलेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे अभी। आइए, जैसे अब यहां पर देखिए, अब मैंने मान लीजिए कि ये एक कॉर्ड ले लिया AB। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सपोज मैंने ये कॉर्ड ले लिया AB। अब ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, और अब दूसरे साइड अब ये वाला एंगल, अब इस वाले सेगमेंट में इस वाले आर्क पर रिमेनिंग पार्ट पर ये वाला एंगल, तो एंगल यहां पर ACB जो होगा
वो उसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, बोलो। या फिर एंगल ए ओ बी को तुम क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, बोलो हाँ या ना। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया रिलेशन है, बहुत ध्यान समझना है। सिमिलरली यहां भी देख लो, ये वाला इसका दुगना होगा। सिमिलरली अब देखो, अब यहां पे देखो, अब फिगर में यही घुमाता है, मजा आएगा इसी में। देखो सपोज यहां से यहां सेंटर मिला दिया, और तुमने क्या किया ना, इस चीज को यहां से घुमाकर बस इतना भी कर दिया, तो ये जान ला अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा। चीज का ख्याल रखना, अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा। इस पार्ट को छोड़कर, इस आर्क का यूज कर जहां पे भी तुम ट्रायंगल बना दिए, इस पार्ट को छोड़कर, इस पार्ट को रिमेनिंग पार्ट में, सपोज मैंने यहां कर दिया, तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा बाई 2 होगा। सपोज मैंने यहां कर दिया, ये भी कितना होगा, ये भी थीटा बाई 2 होगा। सपोज मैंने यहां कर दिया, ये भी कितना होगा, ये भी थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये तुम्हें समझ में आ गया ना। ये पॉइंट अभी एक और थ्योरम तुम्हें देगा, आगे सीखते हैं। अभी जो बात मैं कह रहा हूं ना, उसको समझने के लिए तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारी प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अभी एकदम सिंपल सा उदाहरण आपको यहीं पर मैंने सिखाया ना, ये वाला पार्ट, ये देखो, मैंने तुमसे कहा क्या, मैंने तुमसे बड़ा प्यार से इस बात को बोला कि भैया अगर ये सेंटर है, अगर ये आर्क तुमने ले लिया, ये वाला ए और बी, मैंने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब इस सेगमेंट में कहीं भी मैं ले लूं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा। अगर मैं सपोज यहां ले लूं तो ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहां ले लूं तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। और हर चीज प्रूव्ड है, रटना नहीं है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर। अब जैसे मैं बात करूं यहां पर, अब इसकी आर्क देखो, ये एक आर्क हो गया ए बी, अब ये वाला एंगल ए सी डी और ए डी बी, ये दोनों बराबर है, ए सी बी और ए डी बी। यहां देख लो ए डी बी और ए सी बी ये बराबर होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, इतनी चीज समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल में बताया ना, डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। कहीं पे भी बना लो ट्रायंगल, इस सेमी सर्कल के एंगल जितने भी ट्रायंगल तुम बनाओगे सभी के सभी क्या होंगे, 90 डिग्री। क्लियर। तो ऐसा होता क्यों भैया, ऐसा क्या कारण है, अभी इसके पहले ही तो तुमने पढ़ा ना। अगर मैं तुमसे कहूं ये वाला आर्क तुम अगर पकड़ो, इस सर्किल को पूरा ले लो और ये वाला आर्क तुम पकड़ो, ठीक है, तो ये एक तुम्हारे पास एंगल है। अब ये डायामीटर है, तुम्हें पता है कि भी डायामीटर है, तो ये लीनियर है, तो ये 180 डिग्री बनाएगा। क्लियर। और इस सेगमेंट, इस वाले आर्क को छोड़ दो, अदर पार्ट वाले आर्क में कोई भी मैं ट्रायंगल बनाता हूं यूजिंग ए बी, तो ये क्या बनेगा, इसका आधा। तो अगर ये 180 है तो ये 90 हो गया। समझ में आ गया आज, तो ये बात सबको समझ में आई कि भाई ये 90 क्यों होता है, सेमी सर्कल में 90 क्यों होता है। आज सबको समझ में आ गया होगा कि भैया अगर ये 180 डिग्री है, ये एक आर्क है, तो यहां से ये आर्क का ये इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। अब आर्क के दूसरे पार्ट में कहीं पे भी मैं यूजिंग दिस ट्रायंगल बना दूं, कहीं पे भी कोई एक पॉइंट लेके ट्रायंगल बना दूं, तो ये सभी क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया। ऐसे ही समझते चलोगे ना, सब सारी चीजें याद हो जाएंगी, मजा आ रहा होगा। चलो क्लियर। आइए, द अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, ए क्वाड्रिलेटरल विच of which all 4 vertices lie on the periphery of the circle। क्लियर। जहां पे क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस कहां पर लाई करते हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, सर्किल के पेरिफेरी पर। ठीक है, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट। ये क्या कहता है कि ये जो अपोजिट एंगल है ना, डी एंगल और बी का सम 180 डिग्री होगा, और ए एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। और इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो ऐसा होता क्यों है। देखो यहां ध्यान दो, सपोज मैंने एक ट्रायंगल बना, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने क्या किया कि इनके डायगोनल को मिला दिया। अब डायगोनल मिलाओगे तभी तुम्हें कुछ चीजें पता चलेंगी। सपोज ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा। ठीक है बच्चा, क्लियर। आ जाओ, अब मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये वाला एंगल 1 है तो तुम कहोगे कि ये वाला एंगल 1 होगा।
कैसे भैया? अरे भाई सेम सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है यूजिंग आर्क, यूजिंग ए कॉर्ड, वो क्या होता है, सीडी आर्क के थ्रू अगर आपको सीडी कॉर्ड के थ्रू अगर आपको DAC बन रहा है और DBC बन रहा है, सेम सेगमेंट में बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एंगल 1 है, सिमिलरली अगर एंगल 2 है तो ये एंगल 2 होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाला एंगल अगर 3 है तो यहां पर ये एंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों बराबर में 3 होगा। क्लियर? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एंगल 4 है तो तुम कहोगे ये एंगल 4 है। प्रूव करें? तुम्हें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? कहोगे 360 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। अगर चारों एंगल का सम 360 डिग्री है तो सभी क्या है? 1 2 4 1 3 4 2 3, इनको सम कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, हर चीज दो बार रिपीट हुई है, ये 360 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अब यहां पर आओ, ध्यान से देख लो। क्या देखना है भैया? आओ देखोगे तब समझ में आएगा ना जी। चलो अब कहा, मैं कहता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए लिख सकता हूं। एंगल 3 प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल सी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो गया। अब भैया अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री तो इन दोनों का सम बचा क्या? 180। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बी बराबर कितना हो जाएगा? हो गए 180 डिग्री। तो आज तुम्हें याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो ये सारी प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जैसे मान लीजिए यहां पर क्या किया, किसी भी साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया तो ये आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिला है, एंगल ए। ये वाला एंगल जो होगा ना इसके बराबर होगा। अरे बड़ा ही आसान सा काम है यहाँ। देखो ये कितना होगा? तुम कहोगे भैया ये 180 माइनस ए होगा। बस। एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा? एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा? कहोगे भैया 180 होगा। एंगल डी बराबर तुमने लिखा है बी, और ये है 180 माइनस ए, ये हो गया 180। 180 से 180 गया तो बी बराबर क्या आया? कहोगे ए आया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा उसके बराबर होता है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक, चलो अब तुम्हें मैं फिर से पीछे लेके चलता हूं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बाबू? चलो आओ थोड़ा सा पीछे आओ। अब थोड़ा सा पीछे ये तुम्हें समझना है कि यहां पर जैसे मैंने तुम्हें कहा, एक आर्क लिया ये ए, ये लिया बी। मैंने कहा तुम्हारा यहां पर सेंटर से अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि भैया ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये कितना होगा? ये वाला एंगल। गलती से कभी इसको थीटा बाई 2 या 2 थीटा मत लिख देना, ये गलती होती है। ये कितना होगा? ये होगा भैया 180 माइनस थीटा बाई, कितना होगा? 180 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? समझ में आया क्यों भैया 180 माइनस थीटा बाई 2? क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो थीटा बाई 2 प्लस, मान लीजिए मैंने इसका नाम निकालना है, अल्फा निकालना है, इक्वल टू 180 होगा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2। तो रिलेशन इनका ध्यान रखिएगा। गलती से ये थीटा डायरेक्ट यहाँ 2 थीटा मत लिख देना, ये गलती होती है। या डायरेक्ट यहाँ पे थीटा बाई 2 मत लिख देना। सेम वाले सेम सेगमेंट में एंगल थीटा बाई 2 नहीं था, डिफरेंट वाले में ये जो आर्क आपने यूज किया, इसके अलावा जो आर्क बचा हुआ है मेजर आर्क, उस पार्ट में अगर कोई ट्रायंगल यूजिंग दिस आर्क बनाते हो तो वो थीटा बाई 2 होगा। समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, इस पर सवाल डेफिनेटली आते हैं और बच्चे फंसते हैं, गलतियां करते हैं। तो आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई कौन से वाले पार्ट में बना है। अगर सेम पार्ट में बना है तो थीटा ये है तो ये 180 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और अगर डिफरेंट पार्ट में बना है तो ये अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा। बहुत बढ़िया। सवाल आएंगे, चिंता मत करें। आई नो कि तुम्हें सवाल लगाने की बड़ी वो हो रही होगी, बट डोंट वरी, लगाएंगे। चलिए, इन इक्वल सर्किल, अगर एक दो इक्वल सर्किल ड्रॉ किए गए, इफ टू आर्क सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल। अगर
अगर क्योंकि रेडियस भी बराबर होगा, अगर ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो ये एंगल ये एंगल ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, क्योंकि दोनों इक्वल सर्किल है तो ट्रायंगल बराबर हो जाएगा। तो ये साइड और ये साइड बराबर, और इस साइड इस कॉर्ड की यूजिंग में जो आर्क होगा वो आर्क बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम टेंजेंट में। कहाँ आते हैं? टेंजेंट में घुसते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। चलिए टेंजेंट में क्या कहता है? सबसे पहली चीज, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर सेंटर से आपने एक सर्किल से इस टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? कॉन्सेप्ट सुन लो। होता ये है इसलिए क्योंकि अगर आप कहते हो कि भैया 90 डिग्री नहीं है, सबसे पहले आपको बस पता क्या करना है, एक पॉइंट से एक लाइन की जो दूरी होती है सबसे शॉर्टेस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये कोई ले लोगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये ले लोगे ये लंबा हो जाएगा, ये ले लो ये लंबा हो जाएगा, सब लंबे होंगे। हाइपोटेनियस है, इससे बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होता है इसलिए परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या होगी? सपोज मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये रेडियस प्लस समथिंग होगा, बट ये क्या होगी? ये सिंपल रेडियस होगी, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसलिए ये क्या होगा? ओपी जो होगा वो पीक्यू के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आप ध्यान क्या रखेंगे? जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ की, यहां से किसी भी बाहर पॉइंट से आपने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो आप ये चीज कहोगे कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? रेडियस के परपेंडिकुलर बिल्कुल होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलो ध्यान रखना, बहुत यूजफुल चीज है। टेंजेंट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं अगर लाइन ड्रॉ की है आपने सेंटर से उस टेंजेंट पर। ठीक, चलिए अब यहां से मजेदार चीजें स्टार्ट होंगी। इफ O be the center of a circle and tangents to drawn to the circle at the points A and B, the circle intersect at P, then AOB plus APB is equal to 180 डिग्री। आसान सी बात है। देखो अगर मैं तुमसे बात करूं क्वाड्रिलेटरल AOBP में, तुम कहोगे कि भैया एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P जो होगा वो कितना होगा? कहोगे 360 डिग्री होगा। अब तुम्हें एक बात पता है कि एंगल A कितना है? ये कितना है? 90 डिग्री, अभी पढ़ा है। एंगल B कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस एंगल P कितना हो गया? 360। तो बचा क्या? एंगल O प्लस एंगल P कितना बचा? 180 डिग्री। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया यहां तक? बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही ध्यान में रखते हुए चीजों को समझते चलोगे, मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। आइए, कहता है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, पीबी इज इक्वल टू पीए कह रहा है, ये प्रूव करेंगे अभी। ये कह रहा है कि द टेंजेंट्स सबस्टैंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब पीओबी जो होगा ना, पीओबी एओपी और बीओपी बराबर होगा, ये दूसरा चीज। और कह रहा है कि ओपीबी और ओपीए भी बराबर होगा। सारी चीजें प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? आइए अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओबीपी एंड ट्रायंगल ओएपी। आपको एक बात पता है कि एंगल OAP जो होगा वो बराबर होगा एंगल OBP के, और वो कितना होगा? कहोगे भैया 90 डिग्री होगा। आप कहोगे भैया OP लाइन जो है वो कॉमन है, ठीक है बच्चा। और आप कहोगे कि भैया OB इज इक्वल टू OA होगा रेडियस। अब बाई RHS आप क्या कर सकते हो? बाई RHS आप कह सकते हो कि ट्रायंगल OBP जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OAP के। क्लियर? अब तुम्हें जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाएंगी यहां से, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, सब चीज मिल जाएगी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए भैया BP इज इक्वल टू AP है क्या? कहोगे BP इज इक्वल टू AP, हाँ भैया CPCT के थ्रू हो जाएगा। तुम्हें चाहिए भैया क्या चाहिए? और OPB इज इक्वल टू OPA होगा, हाँ जी भैया OPB इज इक्वल टू OPA होगा, बिल्कुल होगा। आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए भैया कि POA और POB भी बराबर होगा क्या भैया? हाँ POB और POA भी बराबर होगा। भाई CPCT सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाते हैं तो। ठीक है, तो बाई CPCT आपने ये भी लिख लिया, डन भाई, क्लियर।
यहां तक किसी को कोई समस्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूं। अब तुम्हें एक चीज पता चल गया कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर तुमने किसी एक सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो उनकी लेंथ बराबर होगी। सेंटर पर जो ये रेडियस के साथ एंगल फॉर्म करेंगे ये भी बराबर होगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो सब कुछ हो गया क्लियर, आपके मन में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, इफ PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स, अगर PA और PB अगर टू टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर विद द O टचिंग इट एट A एंड B, देन OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OP जो है ना वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये वाला जो फिगर बन रहा है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OAPB, ये जानते हो क्या बनता है? OAPB का स्ट्रक्चर क्या होता है? काइट होता है। अभी प्रूव करेंगे इसको। हमें प्रूव ये करना है कि OP जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC के। ठीक, चलिए अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें एक चीज पता है कि ये वाला ट्रायंगल के बराबर, अरे सॉरी, तुम कहोगे कि भैया PA जो होगा वो PB के बराबर होगा। क्लियर? PC इज इक्वल टू PC कॉमन होगा क्या जी? कहोगे हाँ भैया। अभी तुमने पढ़ा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो CPA इज इक्वल टू CPB बराबर होगा। अभी तुमने ऊपर प्रूव किया है। ठीक, तो अभी तुमने क्या किया है, अब तुम्हारे पास ये आ गया, ये कौन सा है? कहोगे भैया SAS, दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर है और दोनों साइड्स बराबर है। तो बाई SAS आप क्या कर सकते हो? ट्रायंगल APC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BPC के। अब आप कह सकते हो यहां से कि AC जो होगा वो बराबर होगा BC के। क्लियर? अब तुम्हें ये भी प्रूव करना है कि भैया ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। अब परपेंडिकुलर प्रूव करने का एक तरीका पढ़ाया था तुम्हें कहीं पे, वहां पे मैंने ये बताया था कि तुम्हें से अगर मैं पूछूं तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, कहोगे हाँ भैया। अब कहूं तुमसे कि ACP और BCP बराबर होगा, कहोगे हाँ भैया ACP इज इक्वल टू BCP होगा बाई CPCT। भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ACP प्लस एंगल BCP कितना होगा? कहोगे 180 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। अब ये दोनों बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 एंगल ACP, कहोगे हाँ भैया 180 डिग्री। तो एंगल ACP कितना हो गया? कहोगे 90 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और यही काइट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर हो गए, ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, ये रेडियस बराबर हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, बराबर ही बराबर चलता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे। चलिए, तो इतनी चीजें समझ में आ गई सभी बच्चों को? बताइए क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम सारी चीजें सीखेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। हर एक चीज पढ़ाऊंगा, एंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब पढ़ाऊंगा, बट इतनी चीजें समझ में आई। चलिए यहाँ से कुछ और आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं और बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट भाई सेकंड नहीं, ये सेकंड बन गया। ठीक है, मैंने यहाँ से ठीक, ये टेंजेंट हो गया, ये सेंटर पर परपेंडिकुलर हो गए। थोड़ा परपेंडिकुलर बनाइए सर। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इन दोनों का सम देखो, ये A, ये B लिखा मैंने, ये O लिखा, ये M लिखा, ये आपका P लिखा। अब एंगल O प्लस एंगल P बराबर क्या हो गया? एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, सपोज आपको ये एंगल दे दिया गया कितना? थीटा, ये थीटा, तो एंगल O कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनते चलिएगा। अब मैं तुमसे कहता हूं कि अब ट्रायंगल OAM और OBM की बात करता हूं मैं, ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। अब मैं तुम्हें पता है कि OA जो होगा वो OB के बराबर होगा, OM जो होगा वो कॉमन लाइन होगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी पता है तुम्हें। OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू OMA। तो आप बाई RHS क्या कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल OAM इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBM, ये भी कह सकते हो। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब बताओ ये रेडियस है, ये भी रेडियस है,
मैं तुमसे कहता हूँ कि इसका वैल्यू मान लो, अगर ये दोनों रेडियस है, सपोज कर लो ये x है, ये x है, इस x का थीटा के साथ रिलेशन निकालेंगे। आ जाओ। अब तुम्हें ये पता है कि ये एंगल कितना होगा, कहोगे भैया 180 माइनस थीटा होगा। अब देखो x प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। यहां से क्या आया, 2x इज इक्वल टू क्या आया, 2x इज इक्वल टू आया थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आया, थीटा बाई 2। भाई साहब ये वाला जो एंगल होता है ना जी, ये थीटा बाई 2 होता है। ये वाला एंगल जो होता है वो थीटा बाई 2 होता है। बड़े यूजफुल चीज है, बड़े यूजफुल चीज है। देखो होगा कैसे यूजफुल, ऐसे आपको दिया जाएगा सवाल, टेंजेंट बनाया जाएगा, यहाँ ऐसे बनाया जाएगा, इसको आपको दिया जाएगा मान लीजिए 56 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसका वैल्यू कितना होगा थीटा। बच्चे नहीं पढ़े हैं, बच्चे को अगर कंक्लूजन याद नहीं है तो वो क्या करेगा भैया, दिमाग लगाएगा। वो दिमाग लगाएगा, ये 56 ये 180 माइनस से घटाएगा, फिर आएगा उसका, फिर इसको ये मिलाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों रेडियस है तो बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे, तब दिमाग लगा के वो करेगा और आ जाएगा। बट अगर आपको पता है फॉर्मूला, तो ये 56 है तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा भैया। अब तुम इसे भी पता कर सकते हो, ये भी पता कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 90 माइनस 28 कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 62, ये 62 तो ये भी 62, तो 6 6 12 144, और 124 124 130 130 50 180, तो सारे एंगल जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी सब निकाल लोगे तुम। ठीक है, तो सारी चीज समझ में आई आज की, एक बार रिवाइज कर ले फटाफट सारी चीजें जो जो हमने पढ़ी है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो पहली चीज तो हमने सीखी कि भैया 3 पॉइंट का यूज करके केवल और केवल आप एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उसका सेंटर आपको एक ही मिलेगा, एक ही सेंटर मिलेगा, तो एक सेंटर से एक ही सर्कल बनेगा सेम रेडियस का। ये नहीं कि भैया इसी पॉइंट का यूज करते हो सर्कल, मतलब सर्कल इसी पर होना चाहिए। कौन साइक्लिक की बात नहीं हो रही कि भैया एक सेंटर पे हम ये सब बना दिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। चलिए इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं ना वो सेंटर के साथ इक्वल दूरी पर रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और अगर इक्वल दूरी पर है तो इक्वल कॉर्ड्स होंगे। अच्छा यहां पर अगर एक सेगमेंट में एक आर्क जो है वो सेंटर के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है, तो दूसरे पार्ट में वो अगर ड्रॉ करते हो यूजिंग द आर्क ट्रायंगल, तो वो थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी कि अगर ये थीटा है तो थीटा बाई 2 और ये 180 माइनस थीटा बाई 2, मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया। अब इन दोनों का सम हो गया भैया थीटा प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा बाई 2, इनका सम होगा। तो ये कितना बच जाएगा 360 माइनस 180 माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा बाई 2। तो यहां से आपको ये भी पता चला कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 प्लस थीटा बाई। हालांकि इतना परेशान होने रटने की जरूरत नहीं है, समझते चलिए बस। ठीक है, आज समझ में आया होगा कि द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, बहुत बढ़िया। द अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब्ड इन सर्किल। अब आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में 180 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया, प्रूव करके भी देख लिया था। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपोजिट वाले एंगल, ये नहीं कि सी और ए के। सपोज आपने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल लिया ये, तो ये वाला एंगल जानते हो इसके बराबर होगा। ठीक, सपोज आपने इसके लिया, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सपोज आपने इसको ले लिया तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो सेम सर्किल है, सेम आप एंगल सेंट्रल एंगल बनाते हैं तो कॉर्ड की लेंथ जो होगी, कॉर्ड नहीं उसके आर्क की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, टेंजेंट बाहर से कहीं भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो सर्किल को टच करते हुए जाते तो टेंजेंट कहलाती है, और सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो उस टच पॉइंट पर तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। बहुत बढ़िया। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब तुम्हें यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी बताई कि इक्वल लेंथ होता है इनका, एंगल सेंटर पर भी सब टान इक्वल करते हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल होता है एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन होती है ओपी जो होती है एंगल लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर होता है, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर ओपी जो है ना वो ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी बताया मैंने कि ये थीटा है तो ये कितना होगा एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी थीटा बाई 2 होगी। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
कहीं कोई समस्या रह गई होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। बट मैं प्यार से आराम से चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और अच्छे तरीके से आप सर्कल को करें, क्योंकि ये बोर्ड्स में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।